हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी जो क्लास चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। मैं आप सभी को बता देता हूं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर जिसमें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग बनने वाले लगभग 25 प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में आपको हम 25 प्रश्न देंगे और उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन भी 2 डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बने थे। तो 1 नंबर इस साल भी आपका यहाँ से पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये मतलब सिलेबस में रखा गया है और बेहतरीन चैप्टर भी है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, यहाँ से हमें समझना बहुत ज़रूरी होती है। मैं आप सभी को बता दूँ ये क्लास हमारी सुबह 10 बजे चलती है और दोस्तों इसका आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने सिंधुवाड़ी सभ्यता से पूरा प्राचीन काल 2 भागों में, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल सबको समाप्त कर दिया। हिस्ट्री समाप्त करने के बाद अभी बाकी वो रह गई है आधुनिक वाली, जो हमने समाप्त करने के बाद अब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट की जाए। इससे आप लोगों को बहुत डर लग रहा था। अब आपको डरने की दोस्तों जरूरत नहीं है। हम लोग 25 प्रश्न बहुत अच्छे से समझेंगे। आपका अगर इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो 110% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद, हाँ प्रीवियस ईयर कह रहा है। आपको बताना है कि इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो आप सभी को बता दें, हम आपको बताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार की हमें अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से भारत जो है मैं भारत की बात करूं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। क्या बोलेंगे दोस्तों? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और अधिकार लाभ अर्जित, पूरा का पूरा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये दोस्तों विकसित देशों के लिए बहुत बेहतरीन, अगर बुझिया किसके लिए अच्छी है तो विकसित, क्या बोलेंगे दोस्तों, विकसित देशों के लिए सही है, बाकी देशों के लिए सही नहीं है। ठीक है, विकसित देशों के लिए सही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निजी अधिकार होता है ज्यादातर, जो मतलब निजी अधिकार की ओर बढ़ावा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक व्यवस्था, जब मुक्त बाजार होती है तो क्या बोलेंगे, राशनिंग और मूल्य नियंत्रण होते हैं, उपभोक्ता संप्रभुता होता है, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संप्रभुता। कहने का मतलब है उपभोक्ता जो खरीदता है, कंज्यूमर जो खरीदार होता है, उसे दोस्तों सब कुछ यहां पर माना जाता है, मतलब जो उपभोक्ता पर ही रिलेटेड होता है मुक्त व्यापार में। जब मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था होती है तो खरीदने वाले को यहां पर कहने का मतलब संप्रभुता मतलब भगवान माना जाता है। कहते नहीं जो ग्राहक भगवान होता है, तो उसी तरीके से मुक्त अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी होगा। चलिए सॉरी बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी की विशेषता नहीं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आप सभी को बताई निजी संपत्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कह रहा है निजी संपत्ति का अधिकार होता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर निजी संपत्ति का पूरा पूरा अधिकार होता है। प्रयोगिता का अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही। सेवा का मकसद दोस्तों, सेवा का मकसद नहीं होता यहाँ, पूरा मकसद जो होता है दोस्तों वो लाभ अर्जित करना। क्या दोस्तों, यहाँ पूरा मकसद क्या होता है? लाभ अर्जित करना। यहाँ पूरा मकसद क्या होता है दोस्तों? लाभ अर्जित करना। सेवा का कोई मकसद नहीं होता। पसंद का अधिकार, बिल्कुल सही दोस्तों, पसंद का भी अधिकार होता है। अब कहने का मतलब ये क्या है पसंद का अधिकार, समझिए। मान लिया आप कोई मंजन है, मंजन क्या, मान लिया एक किताब है, क्या बोले, मंजन ही मंजन, मंजन का जैसे कोलगेट है वगैरह, ये मंजन होते हैं, सभी मंजन है। तो मंजन मान लिया आपने एक मूल्य रखा 10 रुपए, आपने मूल्य रखा 10 रुपए, लेकिन किसी ने दोस्तों रख दिया 20 रुपए, लेकिन और 20 रुपए वाला मूल्य ज्यादा है, लेकिन उसका बिक रहा है क्योंकि उसका दोस्तों पसंद किया जा रहा है। प्रोडक्ट क्या है, पसंद किया जा रहा है। तो निजी अर्थव्यवस्था में पसंद जो होगा चीज, उसका मूल्य भी ज्यादा होगा और उसकी बिक्री भी ज्यादा होती। तो पसंद का अधिकार दोस्तों होता। लेकिन सेवा का मकसद से कोई भी निजी व्यवस्था में, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी लाभ पर अर्जित होती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्या बोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित होती। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। घाटा विश्लेषण बिल्कुल गलत। केवल निर्यात, बिल्कुल ना निर्यात और ना आयात होता है। जब बंद अर्थव्यवस्था कई बार एग्जाम में आई है तो आपको याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था में ना निर्यात होगा, ना निर्यात होंगी वस्तुएं और ना आयात होंगी। आप सभी को याद रखेंगे दोस्तों, रट के लगना। ये जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर एक बार में आपको ना याद हो, 2 बार में अपनी कॉपी पर लिख लें, लेकिन ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से दोस्तों मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर
क्या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय गतिविधि में आता है? तृतीय गतिविधि में आता है, देखिए प्रारंभिक कृषि जो रिलेटेड, कृषि रिलेटेड जितनी भी खेतियां होती, खेती कृषि से रिलेटेड, वो फर्स्ट मतलब पहले उसमें रखी जाती हैं, जितना भी कृषि से उत्पादन वगैरह होता है, ठीक है। दूसरे में मतलब द्वितीय गतिविधियां में काली द्वितीय क्षेत्र में क्या रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कृषि से फर्नीचर बनाया, लकड़ी काटकर फर्नीचर बनाया, ठीक है। अगर किसी विनिर्मित जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, विनिर्मित उत्पाद, वो हमें सेकेंडरी सेक्टर में, बाकी सेवाएं, व्यापार सेवाएं जो भी हैं वो तीसरे सेक्टर में आती हैं, ठीक है। सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, ये सभी दोस्तों तीसरे सेक्टर में देखने को मिलती है। क्लियर आप सभी को बात? ये उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत एक अर्थव्यवस्था है आय के आधार पर। बोलेंगे भारत एक उच्च आय अर्थव्यवस्था है आय के आधार पर। आय के आधार पर कैसी है भारत? भारत में अगर बात करें तो ये क्या है, देखो निम्न मध्यम है। क्या बोलेंगे? मध्यम है, और लेकिन निम्न, उच्च मध्यम भी नहीं लेकिन निम्न मध्यम। क्या बोलेंगे? आय के आधार पर देखें, भारत एक आय के आधार पर क्या है दोस्तों? निम्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? निम्न है लेकिन मध्यम है, मध्यम है। क्या बोलेंगे दोस्तों? निम्न मध्यम है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्न मध्यम आय का है भारत, याद रखेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको पेट 2022 में ना देखने को मिले तो भाई साहब चले जाना, इस वीडियो के कमेंट में जब भी एग्जाम हो, वीडियो के कमेंट में गाली भले देकर चले जाना, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद करके जाओ। 100% मात्र 25 क्वेश्चनों में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है भारत जीवन स्तर वाली अर्थव्यवस्था। बोलेंगे भारत कैसी जीवन स्तर वाली अर्थव्यवस्था? ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है, आप सिलेबस को जो देखेंगे, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, मतलब किस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी। मैंने क्या बोला? मध्यम है। क्या बोले? जो जीवन स्तर की बात करें तो मध्यम, ना कि उच्च है ना ही कम है, मतलब मध्यम, विकासशील की ओर प्रगति कर रहा है, विकासशील। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है समझिएगा बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निर्यात, आयात और विदेशी निवेश पर बाधाएं लगाई जाती हैं? क्या बोलेंगे? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निर्यात, आयात और विदेशी जो निवेश होता है उन पर बाधाएं लगाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 8 हाँ सभी की स्क्रीन पर। क्या बोलेंगे? ऐसा बंद अर्थव्यवस्था में होता है। क्या दोस्तों? ऐसा बंद अर्थव्यवस्था में होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? आयात हो या निर्यात हो। मैंने अभी क्या बोला? जहां निर्यात और आयात दोनों ना होते हैं वो बंद अर्थव्यवस्था है। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि जहां निर्यात पर और आयात पर, साथ ही साथ विदेशी निवेश पर भी बाधाएं लगाई जाती हैं, तो क्या होता है दोस्तों? बंद अर्थव्यवस्था होती है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अर्थशास्त्र में संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? बोलेंगे अर्थशास्त्र में संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप सभी को एक क्वेश्चन याद रखना है, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, ये संरक्षण है। क्या बोलेंगे? जो घरेलू उद्योग जैसे अपने हथकरघा वगैरह उद्योग होते हैं, इनकी रक्षा करना, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोगों को जीवन स्तर के साथ साथ उनकी दोस्तों इकोनॉमिक मतलब जीडीपी, उनकी खुद की जीडीपी बढ़ रही है, और साथ साथ देश की जीडीपी में भी अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, और उनका स्वयं का जो है खर्चा वगैरह चल रहा है। तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ये घरेलू उद्योगों की रक्षा करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 110% मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारत व्यापार की दृष्टि से एक काउंटी है। क्या बोलेंगे? भारत व्यापार की दृष्टि से क्या है? अधिशेष व्यापार, संतुलित व्यवहार, घाटा व्यवहार या अनुकूल व्यवहार? क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ये घाटा व्यापार चल रहा है, घाटा व्यापार होता है। क्या बोलेंगे? घाटा व्यापार चल रहा है। भारत व्यापार की दृष्टि से एक क्या है? घाटा कंट्री है। क्या बोलेंगे? घाटा व्यापार कंट्री है, आप सभी को याद है। क्या बोलेंगे? घाटा व्यापार कंट्री है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नेम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य की इसकी स्थापना हुई थी। भारत नेम का संस्थापक सदस्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में छपेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1961। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या रहा है? किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ एकीकरण है? क्या बोलेंगे? बताइए। किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ एकीकरण है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर। तो संरक्षणवाद अभी मैंने बताया, संरक्षणवाद क्या है? यहाँ पर घरेलू जो होते हैं, घरेलू मतलब घरेलू उद्योग होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, हमने अभी देखा। तो राइट आंसर क्या होगा? भूमंडलीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? भूमंडलीकरण। राइट आंसर तो बी होगा। भूमंडलीकरण जो होता है, किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ एकीकरण करना, तो भूमंडलीकरण होता है, ठीक है। और संरक्षणवाद में घरेलू वस्तुओं का जो घरेलू व्यापार मतलब घरेलू उद्योग होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। समझ में आप सभी को आ रहा होगा? चलिए इन क्वेश्चनों को भाई साहब रट लेना है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है?
इसको तो इंपॉर्टेंट की मोहर के साथ साथ डबल मोहर लगाएंगे भाई साहब। 10 बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि भारत में किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान दिया है। तो क्या बोलेंगे, सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जाहिर सी बात है वर्तमान में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का। क्या बोलेंगे, वर्तमान में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का मतलब तीसरे सेक्टर यानी कि किसका दोस्तों? अगर आ जाए सेवा क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, अगर सेवा क्षेत्र आ जाए तो सेवा क्षेत्र भी आपका कहना है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। अच्छा, रोजगार किस में है बताइए, रोजगार किस में है? रोजगार किसमें सबसे ज़्यादा? जीडीपी में योगदान अभी बताया, जीडीपी में योगदान किसका है? तो तीसरे क्षेत्र का। किसका दोस्तों? तीसरे क्षेत्र का। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है वो प्राथमिक क्षेत्र देता है। कौन सा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र देता है। जैसे मान लिया कृषि, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार जो दिया जाता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में दिया जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान की अगर बात करें, जीडीपी में योगदान की बात करें, योगदान सबसे ज़्यादा किस में है? तो क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा तीसरे क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? औद्योगिक, तो मैंने अभी क्या बताया, मान लिया कृषि है दोस्तों, कृषि ये क्या है? प्राथमिक पेशा है। अब प्राथमिक पेशा से मान लिया आपने कोई लकड़ी, मतलब लकड़ी या गन्ना, जैसे आपने गन्ना समझो, गन्ना आपने कृषि से काटा, अब गन्ना को क्या बनाया? गन्ना को आपने चीनी बनाया। क्या बोलेंगे, चीनी बनाया। अब चीनी बनाएंगे कहाँ पर? चीनी भैया उद्योग वगैरह में बनाएंगे। कहाँ पर? उद्योग वगैरह। तो चीनी बनाइए किसे? दूसरे क्षेत्र में, सेकेंडरी क्षेत्र यानी माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये उद्योग जो भी आएंगे वो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर यानी कि दूसरे क्षेत्र में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। क्लियर आप सभी को? ये बात आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। क्या मूल्य प्रशासन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता? क्या बोलेंगे, मूल्य प्रशासन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता? क्या बोलेंगे, मूल्य प्रशासन पूंजीवाद की है, समाजवाद की है, मिश्रित की है या साम्यवाद की है? मूल्य प्रशासन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता? तो अगर मूल्य प्रशासन की बात करेगा तो हमेशा आपको याद रखना ये साम्यवाद होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साम्यवाद। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये साम्यवाद होता है, साम्यवाद याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। ठीक है, मूल्य प्रशासन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो क्या बोलेंगे, मूल्य प्रशासन जो होता है वो साम्यवाद में विशेषता के अंतर्गत आता है। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, एक मिनट ये था मूल्य प्रशासन। आई एम सॉरी, ये मूल्य प्रशासन जो होता वो दोस्तों समाजवाद होगा। तभी मैं कहूँ मूल्य प्रशासन किसमें दोस्तों होता? समाजवाद में। आई एम सॉरी दोस्तों, मूल्य प्रशासन जो होता किस अर्थव्यवस्था की विशेषता? तो मूल्य प्रशासन ये समाजवाद में होगा, समाजवाद में। मूल्य प्रशासन मतलब मूल्य का यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? मूल्य पर नियंत्रण करती है। क्या दोस्तों? सरकार का जो पूरा नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। तभी तो मैं गड़बड़ मान रहा हूँ कि मूल्य प्रशासन मतलब मूल्य में प्रशासन होता है, तो यानी कि सरकार का मूल्य प्रशासन मतलब प्रशासन का पूरा मूल्य पर अधिकार होता है। तो वो कैसा? वो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 18? क्या निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद की विशेषता नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का बिल्कुल सही। इसमें पूरा सा जो होता है मतलब स्वामित्व होता है। समाज के कल्याण की देखा जाता है, समाज का कल्याण बिल्कुल देखा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर पूरा अधिकार किसका होता है? तो अर्थव्यवस्था का पूरा अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है वो समाज के कल्याण के लिए ही करती है। आर्थिक योजना भी बनाई जाती है, लेकिन उच्च आय की समानता दोस्तों यहाँ पर नहीं होती। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत बात है, ये आपकी इसमें गलत बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा, ये बात आपको गलत कही गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोलेंगे? निर्माण मैंने क्या बोला? सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण भी द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि किसी से बनेगा। प्रशासन ये तो सेवा के अंतर्गत। बागवानी क्या है? बागवानी कृषि के अंतर्गत आती है, और ये कैसी है दोस्तों? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। क्या बोलेंगे? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? क्या बोलेंगे? तीसरे क्षेत्र का हिस्सा है। क्या बोलेंगे? तीसरे क्षेत्र में कौन देश? सेवाएं जितनी भी आती हैं, सेवाएं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो क्या बोलेंगे? परिवहन के अंतर्गत क्या देते हैं हम लोग? सेवाएं देती। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। परिवहन जो है ये दोस्तों तीसरे क्षेत्र का हिस्सा है। कर आप सभी को? उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा।
क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का भाग है, द्वितीय क्षेत्र का भाग, द्वितीय क्षेत्र में वो जैसे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या बोलेंगे औद्योगिक क्षेत्र जितने भी आते हैं वो दोस्तों वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्पादन। अगर किसी बात का आप उत्पादन कर रहे हैं तो वो किससे, मतलब कृषि से आपने काटा और बाद में चीनी का उत्पादन किया, किसी वस्तु का उत्पादन किया, तो वो दोस्तों किसके, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी हो। कल आप सभी को, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा देती है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये दोस्तों दूसरे क्षेत्र के, वो सॉरी तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आए, किसे, तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन, स्वास्थ्य देखभाल भी तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आए। ये क्वेश्चन पिछली बार भी यहाँ से बना था, फेरा फेमा आपको रट कर रखना है, आपको फेरा का फुल फॉर्म याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फेरा का बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरा और फेमा आपको, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। दोनों को रटना है, पिछली बार एग्जाम में पहली शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताएंगे कि किस वर्ष फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, हिंदी में भी याद रखना, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया था। बताएंगे फेरा किस वर्ष आया था, तो क्या बोलेंगे, फिलहाल ऑप्शन नहीं दिए, मैं बता दूं 1973 में, ऑप्शन आगे दिएंगे। 1973 में कौन आया था दोस्तों, फेरा जो था, फेरा फेरा कब आया था दोस्तों, 1973 में। क्या बोलेंगे दोस्तों, फेरा 1973 में आया था। क्या आप सभी को, चलिए ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहे आपके ऑप्शन। कब आया था फेरा, 1973 में आया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब बताया था, 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब बताया था दोस्तों, 1961 में बताया था, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये MRTP एक्ट, ये बहुत बार एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, MRTP एक्ट, मोनोपोलेट्रिक एंड रिस्ट्रेटिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। इसको आपको MRTP का एक्ट भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी MRTP का याद रखना, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास, क्या बोलेंगे, आपको याद रखना है MRTP। ये कब आया है, MRTP एक्ट जो पारित हुआ था ये 1969 का, कब का दोस्तों, ये 1969 का याद रखेंगे, ठीक है। तो दो तीन बातें बताई, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन बताया, 1973 में क्या बताया, 1973 में दोस्तों फेरा बताया, क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बताया, फेरा बताया, फेरा फेरा बताया 1973 में, ठीक है। अच्छा और MRTP कब होगा, MRTP अगर पूछा जाए, MRTP कब बताया, तो क्या बोलेंगे, MRTP बताया 1969 में, क्या बोलेंगे 1969 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आप सभी को बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है समाजवाद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है, क्या बोलेंगे, समाजवाद मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, क्वेश्चन कह रहा है, बताइए। तो क्या बोलेंगे, उच्च विकास दर पर, भैया उच्च विकास दर पर समाजवाद जो होता है, समाजवादी अगर अर्थ मुख्य रूप जो होता है वो उच्च विकास दर नहीं, उच्च पूंजी निर्माण उच्च नहीं, बल्कि क्या होता है, आय का समान वितरण। अगर देखेंगे तो जो समाजवाद होता है वो आय का समान वितरण करना चाहता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेगी वो ज़्यादातर दोस्तों हल्के कंट्री होते हैं, वो बहुत विकसित देश नहीं हो पाते हैं, बहुत विकसित देश वहाँ पर नहीं हो पाते। इसलिए क्या दोस्तों होता है, वो आय का समान वितरण, यानी कि यहाँ पर अमीर के साथ साथ दोस्तों, अमीर के साथ साथ गरीब को भी लेकर चला जाता है, क्या दोस्तों, गरीब को भी लेकर चला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आप सभी को यह बात याद रखनी। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, आय का समान वितरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा समझिएगा, कह रहा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर स्वामित्व सरकारों के पास होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य नागरिकों का सामाजिक कल्याण होता है, क्या बोलेंगे, नागरिकों का सामाजिक कल्याण होता है। तो क्या बोलेंगे, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, सेंट्रल अर्थव्यवस्था, मतलब केंद्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संसाधनों पर स्वामित्व किसका, सरकार के पास स्वामित्व होता है, सरकार के, और आर्थिक गतिविधियों के पीछे क्या होता है, मुख्य उद्देश्य नागरिकों के समाज का कल्याण करना होता है, क्या बोलेंगे, नागरिकों के समाज का कल्याण करना होता है, ठीक है। उम्मीद है ये दोस्तों आप सभी को प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था से, मतलब जो ये चैप्टर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। अच्छा 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन बता दीजिए कब का है, गुट निरपेक्ष में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन बता दीजिए भाई साहब कब का है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी, फेरा अधिनियम, फेरा कब का है बताइए, फेरा भाई सब कब का है, और अभी MRTP ये बताइए कब के, तो गुजरात कब का है, 1961 का, ठीक है। फेरा 1973 का है, याद रखेंगे, और ये 1969 का, एक 1969 का। क्लियर है आप सभी को बात, ये सभी बातें क्लियर होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से लगातार अब हम लोग इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी आपके 10 क्वेश्चन की लगातार, किसी दिन हम लोग इकोनॉमिक्स, किसी दिन जनरल अवेयरनेस, लगातार सुबह 10 बजे किया करेंगे। कब दोस्तों, सुबह 10 बजे प्रीमियम क्लास होगी, तो आपसे जबरदस्त जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से लगातार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। यूपी पेट के लिए लगातार यहाँ पर क्लासेस चलती हैं जो आप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।